हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा सेट नंबर 12 एसएससी सीजीएल के क्विज़ का। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारे शुरू के 5 क्वेश्चन। अमेरिका ने कौन से देश में अपनी एम्बेसी जो है, दूतावास, उसको बंद कर दिया था लेकिन दोबारा शुरू कर दिया है? तो रीओपन करी है अमेरिका ने अपनी एम्बेसी कौन से कंट्री में, ये आपको बताना है। और हिंट देता हूँ, चलो। ये जो कंट्री है ना, इसमें चाइना एक अपना ओवरसीज मिलिट्री बेस भी बना रहा है, यानी कि अपना एक सैन्य आधार मिलिट्री बेस चाइना यहाँ पे बना रहा है। कौन से कंट्री की बात हो रही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के पहले राष्ट्रपति बने जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो पूर्वजों का गांव था, उनका पैतृक गांव, एंसेस्ट्रल विलेज, वहां पे गए थे। तो आपको बताना है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो पैतृक गांव था, एंसेस्ट्रल विलेज, पूर्वजों का गांव था, वो कहाँ पे है, उसका नाम क्या है? नितिन गडकरी ने अभी अभी एक 14.5 किलोमीटर लंबा रेल और रोड पुल है जिसका उद्घाटन किया गंगा नदी के ऊपर। कौन से राज्य में किया? किस राज्य में किया? हमारे बजट में यह अनाउंस किया गया इस बार कि अगले 3 सालों में भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। कितनी वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य ने अनाउंस करा है कि वहां पे कुछ स्पेशल चलते फिरते हॉस्पिटल चलेंगे जिनका नाम होगा होप एक्सप्रेस। ये जो होप एक्सप्रेस है, ये कौन से डिजीज के लिए है, यानी कौन सा ऐसा रोग है जिसको मिटाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि वहां पे होप एक्सप्रेस चलेगी? तो बताइए कमेंट्स में फटाफट लिख के, फिर आगे देखते हैं। चलिए बताता हूँ। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी खोली है सोलोमन द्वीप में, यानी सोलोमन आइलैंड में, राइट। और सोलोमन आइलैंड में ही जो चाइना है, उन्होंने अपना एक मिलिट्री बेस भी बनाया है। तो चाइना दो मिलिट्री बेस बना रहा है, एक कंबोडिया में बना रहा है, राइट। कंबोडिया में चाइना अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। क्या नाम होगा उसका? उसका नाम होगा रीम मिलिट्री बेस, REEM, रीम मिलिट्री बेस। तो रीम, REAM, रीम मिलिट्री बेस बना रहा है कंबोडिया में चाइना। और आसियान समिट भी इस बार कंबोडिया में हुआ था। जो 40वां और 41वां आसियान समिट है 2022 में, वो कंबोडिया में हुआ था, ठीक है। फिर कंबोडिया का एक पड़ोसी है वियतनाम, और वियतनाम के साथ भारत ने युद्ध अभ्यास किया विनवेक्स। ये विनवेक्स वियतनाम और अमेरिका के, ये इंडिया के बीच में होता है, ठीक है। वियतनाम वही है जिसने अमेरिका को वियतनाम वॉर में हराया था, वही वियतनाम। तो वियतनाम और इंडिया के बीच में विनबैक्स अभ्यास कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में हुआ, चंडी मंदिर में। हरियाणा के चंडी मंदिर में हुआ। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो गांव है, पूर्वजों का गांव, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए, उसका नाम है अंबा डावे। अंबा डावे ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आता है। अंबा डावे 14.5 किलोमीटर लंबा रेल और रोड ब्रिज जो बना है, ये बिहार में बना है। तो आंसर है बिहार। वंदे भारत ट्रेन कितनी चलेंगी? 400 चलेंगी। हमारा टारगेट है 400। अभी तो सिर्फ दो ही शुरू हुई हैं, सिर्फ दो बस, लेकिन 400 का टारगेट है अगले 3 साल में। और होप एक्सप्रेस जो है मशीन लगेंगी गाड़ियों में, वो कैंसर के इलाज के लिए होंगी। तो आंसर है कैंसर। और यहाँ पे आपको वंदे भारत ट्रेन के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। वंदे भारत ट्रेन के डब्बे कहाँ बनते हैं? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनते हैं, जो चेन्नई में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। वैसे आजकल जो डब्बे हैं, हिंडाल्को एक कंपनी है, अगर आपने सुना हो, हिंडाल्को कंपनी एल्यूमिनियम के डब्बे बना रही है। वरना जनरली जो ट्रेन के डब्बे होते हैं वो स्टील के बनते हैं। ये आप जानते हैं इस बारे में कि जो डब्बे होते हैं जनरली वो स्टील के बनते हैं, लेकिन अब एल्यूमिनियम के हिंडाल्को कंपनी जो है वो भारत में बना रही है। इज दैट अंडरस्टूड? और वंदे भारत ट्रेन जो सबसे पहली चली थी, वो चली थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और जो दूसरी चली थी, वो चली थी दिल्ली से कटरा, जहाँ पे वैष्णो देवी धाम है, जम्मू कश्मीर में है कटरा, वहाँ। और तीसरी वंदे भारत ट्रेन चलेगी गांधीनगर और मुंबई के बीच में, अहमदाबाद होते हुए जाएगी।
चौथी जो है वो चलेगी ऊना और दिल्ली के बीच में, और जो पांचवी है वो चेन्नई और मैसूर के बीच में। समझ में आया? तो अभी 5 ही ट्रेनें वंदे भारत जो अनाउंस हुई हैं, बाकी जैसे जैसे होगी वैसे देखेंगे। और मैं महाराष्ट्र की बात भी कर रहा था, तो महाराष्ट्र में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, चीपी, पूरी तरह से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, एकदम नया। इसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पे इसका रखा जाएगा। ये सिंधु दुर्ग जो जिला है महाराष्ट्र में, वहां पे बन रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है टोनी पोलो एयरपोर्ट, शुरू हो गया है, मतलब ये होलोंगी में है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास, तो वहां पे। फिर हरियाणा का पहला एयरपोर्ट बना है हिसार में, और इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा गया है। और झारखंड में अभी अभी देवघर एयरपोर्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है। इज दैट अंडरस्टूड? और महाराष्ट्र में याद रखिए 2 फिल्में, मराठी फिल्में, एक का नाम है सुमी। सुमी मराठी फिल्म है, बच्चों के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसे मिला है। और एक फिल्म है फ्यूनरल, ये सामाजिक मुद्दों के ऊपर यानी सोशल इश्यूज के ऊपर बेस्ट फिल्म डिक्लेयर की गई। और एक जगह है महाराष्ट्र में पंचगनी, ये सतारा जिले में आती है, ये भारत की सबसे साफ जगह है, सबसे साफ छोटा शहर है। और महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद, इसमें नाम बदलकर इसका अब संभाजी नगर हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, तो इसका नाम संभाजी नगर हो गया है। और ओस्मानाबाद का नाम भी पलट दिया है, ओस्मानाबाद का नाम हो गया है धाराशिव, धाराशिव। और नावी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम डीबी पाटिल एयरपोर्ट हो गया है। और नावी मुंबई में अभी अभी जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, उसका फाइनल खेला गया, तो स्पेन ने जीता वो कोलंबिया को हराकर। ठीक है, स्पेन विनर रहा फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ, 3 जगह पे हुआ था, गोवा, भुवनेश्वर और नावी मुंबई। नावी मुंबई में डी वाई पाटिल स्टेडियम है, वहां पे हुआ था फाइनल मैच, स्पेन ने जीता कोलंबिया को हरा के। और ईभा जो कि एशियाई शेरनी है, एशियाटिक लाइनस, वो इसकी शुभंकर थी, मैस्कॉट थी, शुभंकर थी मैस्कॉट। और आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने एक मंदिर है जिसका नाम है संत तुकाराम शिला मंदिर, इसका उद्घाटन किया, ये दीहू में किया। दीहू पुणे में एक जगह आती है दीहू, वहां पे बना है संत तुकाराम शिला मंदिर। इज दैट अंडरस्टूड? और महाराष्ट्र में एक नई रामसर साइट बनी है, वो कौन सी है? वो है थाने क्रीक। ये महाराष्ट्र की तीसरी रामसर साइट है, इससे पहले लोनार लेक और नंदुर मधमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 2 रामसर साइट बन चुकी हैं, तीसरी बनी है थाने क्रीक। थाने क्रीक किसके लिए मशहूर है? फ्लेमिंगो पक्षी जो होते हैं उनके लिए मशहूर है। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी सीबीएसई का नया चेयरमैन कौन बना है ये आपको बताना है। खादी का ब्रांड एम्बेसडर बिहार में कौन बना है? बिहार में कौन है जो खादी का प्रचार और प्रसार करेगा? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये इंडिया में होता है, विश्व सतत विकास सम्मेलन। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भारत में कौन सा संगठन कराता है, कौन सा इंस्टीट्यूट कराता है हर साल? लद्दाख ने एक योजना शुरू करी है कुंज न्योम्स, ये योजना किसको फायदा पहुंचाएगी? या किसानों को पहुंचाएगी, स्टूडेंट्स को पहुंचाएगी, किसको पहुंचाएगी? ट्रांसजेंडर्स को पहुंचाएगी। तो किस कैटेगरी के लोग हैं जिनको फायदा पहुंचाएगी? याद रखिए कि कुंज न्योम स्कीम। कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने 2021 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता? क्लब शब्द पे ध्यान देना, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप तो कंट्रीज के बीच में होता है, लेकिन फीफा क्लब वर्ल्ड कप फुटबॉल क्लब्स के बीच में होता है। तो इन्होंने ब्राजील का फुटबॉल क्लब पाल्मेरियास को हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता। किस फुटबॉल क्लब की बात हो रही है ये आपको बताना है। चलिए बताता हूं। सीबीएसई की चेयरमैन बनी है निधि छिब्बर। केवीआईसी ने खादी बिहार में प्रमोट करने के लिए मनोज तिवारी को अपॉइंट करा है। इससे पहले पीयूष त्रिपाठी भी, जो पीयूष मिश्रा, क्या नाम है उनका, पीयूष शायद मिश्रा है, वो रह चुके हैं, लेकिन अभी मनोज तिवारी होंगे लेटेस्ट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कराता है द इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है टेरी, दिल्ली में है ये। इसको बोलते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। कुंज न्योम जो स्कीम है ये दिव्यांग लोगों के लिए है, यानी डिसेबल्ड लोगों के लिए है,
उनको 90% तक की छूट छूट दी जाएगी अगर वो कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, जैसे व्हील चेयर खरीदते हैं, बैसाखी खरीदते हैं, या कोई और सुनने की मशीन वगैरह जो भी डिसेबल्ड लोगों को चाहिए, तो 90% छूट तक मिलेगी इस योजना में। लद्दाख ने शुरू करी है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता चेल्सी फुटबॉल क्लब ने, जो कि इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। आगे बढ़ते हैं। कौन से मंत्रालय ने एक योजना शुरू करी है डीएनटीज के लिए? इसका नाम है सीड योजना, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी। डीएनटी होते हैं घुमंतु, अर्ध घुमंतु और डी नोटिफाइड ट्राइब्स। उनके विकास के लिए यह योजना शुरू करी है, सीड योजना। पूरे भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग बन रही है T49। ये कहाँ पे बन रही है? ये इंडियन रेलवेज की सबसे लंबी सुरंग होगी। T49 इसका नाम रखा है। कहाँ पे बन रही है, किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट में बन रही है? अभी अभी एक बहुत फेमस किताब रिलीज हुई थी मई के महीने में, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। इस किताब को किसने लिखा है? सुपर इंपॉर्टेंट किताब है ये, कि अगला पेंडेमिक कैसे रोकें, और ये लिखी भी एक बहुत फेमस पर्सन ने है। भारत के कौन से राज्य में हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मेदराम जात्रा त्योहार मनाया? मेदराम जात्रा इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, किस राज्य में? इंडियन रेलवेज भारत में भारत की सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी खोल रहा है, जहां पे जो पहलवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको ट्रेनिंग मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी ये इंडियन रेलवेज कहां पे ओपन कर रहा है? तो लिखिए आंसर इनके। चलिए बताता हूं। यह योजना हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शुरू करी है। इसका मैंने पहले भी जिक्र आपसे किया था, राइट, कि ये जो योजना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। और मैंने आपको और भी योजनाएं बताई थी। जैसे मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्माइल योजना बताई थी, कि स्माइल योजना, श्रेष्ठ योजना, तपस पोर्टल, सेक्रेट पोर्टल, सेज प्रोजेक्ट, सुगम्य भारत मोबाइल ऐप। वीरेंद्र कुमार इसके वो हैं, मंत्री हैं कैबिनेट रैंक के। एक डेस योजना बताई थी, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर जो है डेस। पीएम दक्ष योजना बताई थी। तो ये अटल वायो अभ्युदय योजना बताई थी। ये सब इसी मंत्रालय की हैं, ये ध्यान रखिए। सबसे लंबी सुरंग जो बन रही है T49, इसकी लंबाई भी याद रखनी है, 12.75 किलोमीटर। अभी तक सबसे लंबी सुरंग कौन सी थी? पीर पंजाल सुरंग। इसकी लंबाई थी 11.2 किलोमीटर, लेकिन अब 12.75 किलोमीटर की सबसे लंबी T49 बन रही है। जम्मू कश्मीर में बन रही है, जो जो उधमपुर से बारामूला श्रीनगर, जो रेलवे लिंक है, यूएसबी बोलते हैं, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, वहां पे बन रही है T49। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगला पेंडेमिक कैसे रोकें, इस किताब को लिखा है महान बिल गेट्स ने। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू करी थी इन्होंने, बिल गेट्स ने। मेदराम जात्रा त्योहार तेलंगाना का बहुत फेमस त्योहार है। और भारत की सबसे बड़ी रेसलिंग एकेडमी दिल्ली में खोलेगा इंडियन रेलवेज। तेलंगाना के और कौन कौन से त्योहार हैं जो एग्जाम में आते हैं? नागोबा जात्रा बहुत आता है। सबसे फेमस त्योहार है वहां का बतुकम्मा, फ्लोरल फेस्टिवल है, फूलों का त्योहार है बतुकम्मा। और एक त्योहार और है वहां का जिसका नाम है बोनालू। कई बार आपने वो देखा होगा कि पीवी सिंधु जो है खिलाड़ी तेलंगाना हैदराबाद से, वो सर पे मटका रख के, आपने उनकी बड़ी फेमस फोटो देखी होगी, वो ये है, बोनालू त्योहार है। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक शब्द है मेटावर्स, ये किस व्यक्ति ने दिया था? आजकल तो हम मेटावर्स की, जो एक आभासी दुनिया है, वर्चुअल यूनिवर्स है, उसकी बात करते हैं। ये मेटावर्स शब्द का उपयोग किस आदमी ने सबसे पहली बार किया था, किस व्यक्ति ने ये शब्द दिया था? पहला कंट्री कौन सा है जिसने भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाया है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को एडॉप्ट करने वाला पहला कंट्री कौन सा बना 2022 में? हमारी केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू करा है। ये कब से कब तक चलेगा, मतलब कब शुरू होगा और किस साल में खत्म होगा, दोनों बताने हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। भारत का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है? यानी भारत में पहली बार एक नया पद हमारी जल सेना या नेवी जिसे बोलते हैं उसमें शुमार किया गया है। तो इनको बोलते हैं राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। कौन बना है, कौन व्यक्ति है, उनका नाम बताइए। रंगनाथ हिट्टू
बर्ड सेंचुरी कौन से राज्य में रामसर स्थल बनी है? ये इस राज्य का पहला रामसर स्थल है रंगनाथिट्टू पक्षी विहार। ये कौन से राज्य की बात हो रही है? चलिए बताता हूं। मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया था नील स्टीफेंसन ने। एक व्यक्ति थे नील स्टीफेंसन, उन्होंने अपनी किताब स्नो क्रैश में मेटावर्स का जिक्र किया था। तो स्नो क्रैश जो किताब है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेपाल पहला कंट्री है, ये आसान सवाल है। नेपाल पहला कंट्री है यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 2027 तक चलेगा। ठीक है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार। और रंगनाथिट्टू पक्षी विहार कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये क्या है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। हम ये चाहते हैं कि हमने ये जो स्कीम है ना, इसमें हम काफ़ी सारा खर्चा करेंगे। 1037 करोड़ रुपए का खर्चा हम इस योजना में करेंगे। और इसमें हमने एक वर्ड यूज़ करा है, वो है एजुकेशन फॉर ऑल। हम अब एडल्ट एजुकेशन वर्ड यूज़ नहीं करते हैं जो पहले करते थे। तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है ये कौन से मंत्रालय की योजना है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की योजना है और इसका नारा है एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों पे फोकस किया जाए जिनकी उम्र 15 या उससे ज़्यादा है। ध्यान से सुनिए, या तो आपकी उम्र 15 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आप असाक्षर होने चाहिए। तो उनके लिए ये योजना है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। और एक योजना आपको और बताता हूं जिसका नाम है निपुण भारत। निपुण नहीं, निपुण भारत। अब दोनों में क्या फर्क है? पहले निपुण भारत की बात करते हैं। निपुण भारत योजना यह कहती है कि हमें ऐसा भारत बनाना है जहां बच्चों में फाउंडेशनल लिटरेसी यानी मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान यानी कि न्यूमरेसी। भारत के जो बच्चे हैं 3 से 9 साल तक के, खास तौर पे उनमें जब तक वो बच्चे कक्षा 3 खत्म करें, और हमें ऐसा भारत 2026-27 तक बनाना है। मैं ध्यान से सुनिए, रिपीट करता हूं। निपुण भारत योजना ये कहती है कि भारत में जब तक कोई भी बच्चा तीसरी कक्षा पास कर जाए तो उसे मूलभूत साक्षरता यानी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी यानी अंक ज्ञान होना चाहिए। और ऐसा भारत हमें कब तक बनाना है? 2026-27 तक। यह है निपुण भारत योजना। वेरी इंपॉर्टेंट योजना, यह भी शिक्षा मंत्रालय की पहल है। और अब आते हैं सिर्फ निपुण योजना पे। निपुण योजना है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की। ये दीनदयाल अंत योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का पार्ट है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भी दो तरह की होती है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत ये निपुण योजना आती है। और निपुण योजना क्या कहती है? निपुण योजना ये कहती है कि हमें भारत में 1 लाख जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं यानी निर्माण श्रमिक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनको ट्रेन करना है। 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर को ट्रेन करना है हमें। ये कौन सी योजना है? सिर्फ निपुण। निपुण भारत अलग है, निपुण अलग है। यह था हमारा सेट नंबर 12। मिलते हैं सेट नंबर 13 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।